नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कांग्रेस को पूरे देश में सिकोड़ कर रख दिया। सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया। देश ही नहीं, प्रदेशों से भी कांग्रेस लगातार कभी चुनाव तो कभी सियासी प्रबंधन की वजह से परास्त होती रही। इसलिए पूरे देश में एक दलीय व्यवस्था का स्वाद चखने वाली कांग्रेस अब किसी भी कीमत में बीजेपी का किला दरकाने में लगी है। इसके लिए उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है बीजेपी को हर जगह हराना, चाहे उसमें कांग्रेस को खुद कितना भी नुकसान दिख रहा हो। राज की बात में हम आपको बताते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे वाले इस प्लान की कांग्रेस का मानना है कि तत्कालीन नुकसान जरूर उसे होगा, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से किसी भी तरह से बीजेपी को हार सबसे अहम है। इसके लिए जहां वो बीजेपी के वोट बैंक को कमजोर कर सकती है, वहां वो करने की कोशिश में है। इसके लिए वो जहां पर मजबूत थी, वहां भी सहयोगियों के सामने झुकने को तैयार है, ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी तगड़ी हो। साथ ही मुद्दे में भी वो बीजेपी के समानांतर ही चलने के लिए केसरिया पार्टी की चाल चलने से भी गुरेज नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व किसी भी कीमत में ममता की हार चाहता है। कांग्रेस के प्रदेश के नेता मानते हैं कि ममता के राज में कांग्रेस का उद्धव असंभव है। बीजेपी से भी उनकी रार बहुत है, लेकिन ममता का मजबूत होना कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इसलिए राज्य में कांग्रेस किसी भी कीमत में ममता को हराने वाली रणनीति पर चल रही थी, मगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं की एक रणनीति को खारिज कर हर हाल में बीजेपी को हराने वाली रणनीति पर चलने को कहा है। इतना ही नहीं, बगल के राज्य असम में कांग्रेस ने किसी भी तरह जीत सुनिश्चित करने के लिए बदरुद्दीन अजमल तक की पार्टी से समझौता किया है, मगर मुद्दा असम में गौ तस्करी को बनाया जा रहा है। यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि असम में सर्बानंद सोनोवाल सरकार में बांग्लादेश के लिए गौ तस्करी बढ़ गई है। बांग्लादेश सीमा से जुड़े दोनों ही राज्यों में इस तरह से एक में जीत के लिए तो दूसरे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है। राज की बात तो ये भी है कि जिस पुदुचेरी में कांग्रेस मुख्य पार्टी होती थी, वहां भी बीजेपी की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक बड़ा दांव खेला है। पुदुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 3 विधायक केंद्र नामित करता है। यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन में हमेशा 20 के करीब सीटें लड़ती थी, उसमें वो डीएमके को लगभग अपने बराबर लेकर आई है। समझौते में आमतौर पर कांग्रेस तमिलनाडु में कम सीटों पर लड़ती थी और डीएमके को ज्यादा होती थी, वहां पुदुचेरी में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें होती थी। अभी स्थिति और पलटी है। तमिलनाडु में तो डीएमके ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, बल्कि पुदुचेरी में भी डीएमके को 13 सीटें दी हैं और खुद सिर्फ 2 सीटें यानी 15 सीटों पर लड़ रही है। ये बड़ा खतरा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट ज्यादा डीएमके का हुआ तो यहां भी कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में नजर आएगी। मतलब ये समझिए कि कांग्रेस की प्राथमिकता फिलहाल जीत से ज्यादा बीजेपी का खेल बिगाड़ने की है। किसी भी जीत से बीजेपी को दूर रखने में ही कांग्रेस अपनी विजय देख रही है। उसका मानना है कि मोदी और शाह की जोड़ी को रोके बगैर कांग्रेस का भविष्य नहीं हो सकता। इसने खुद को कमतर करके भी बीजेपी की लाइन छोटी होती है तो कांग्रेस को गुरेज नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से निकलकर फुल टाइम पॉलिटिक्स के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद को बड़े स्तर पर केरल में झोंक रखा है। वो केरल के वायनाड लोकसभा सीट से ही सांसद हैं और कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी से चुनाव हार गए थे। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में केरल दक्षिण के मतदाताओं की बौद्धिकता को उत्तर के मतदाताओं से उम्दा मानने का बयान भी दिया था।
वैसे केरल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना यानी NYAY पर काफी जोर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस योजना को गरीबों पर आखिरी प्रहार के तौर पर पेश किया गया था। बावजूद इसके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए थे। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने न्याय योजना के लिए कमर कस ली है और इसके परीक्षण के लिए केरल को चुना है। सवाल उठना लाजमी है कि अन्य राज्यों में भी चुनाव है तो आखिरकार राहुल गांधी ने केरल को ही क्यों चुना? इस योजना में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी इस पर इतना जोर दे रहे हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए करने को कुछ खास है ही नहीं। यहाँ सत्ता की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय भी होती तो कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन की वजह से सत्ता पर एक छत्र रूप से काबिज नहीं हो सकेगी। कांग्रेस का हाल अन्य राज्यों में कमोबेश पश्चिम बंगाल जैसा ही है। असम में कांग्रेस के लिए NRC और CAA मुद्दा है और यहाँ भी पार्टी गठबंधन के सहारे ही सत्ता में आने का सपना देख रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन DMK के साथ है और उसने कांग्रेस को केवल 25 सीटें ही दी हैं, जबकि कांग्रेस ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हाल ही में चुनाव से पहले ही केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। वहां के कांग्रेस विधायक बीजेपी के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में केरल ही एक ऐसा राज्य बचता है जहां कांग्रेस अपने घटक दलों यानी कि कांग्रेस की अन्य शाखाओं के सहारे सत्ता में आ सकती है। इसी वजह से न्याय योजना के परीक्षण के लिए केरल सबसे मुफीद राज्य है। राहुल गांधी ने केरल में एक सभा के दौरान कहा था कि न्याय योजना को परखने के लिए मेरे पास स्वाहित की निजी वजह है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही। ये योजनाएं काफी सफल रही हैं। राहुल गांधी को अभी तक केंद्र में सरकार चलाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी वो कुछ खास बदलाव ला पाते नहीं दिखे हैं। न्याय योजना के सहारे वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को एक स्थापित नेता के तौर पर पेश करने के लिए कोशिशों में जुटे हैं। राहुल गांधी के सामने अपनी खुद की पहचान बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बीते साल राहुल गांधी के लिए परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं जैसे कि G23 ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस स्थिति में न्याय योजना ही वो निजी वजह है जिसके जरिए भविष्य में कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की ही दशा और दिशा तय होगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की ताजपोशी में कोई अड़चन नहीं डाल पाएंगे। उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय ही है, लेकिन कांग्रेस केरल में चुनाव जीत जाती है तो राहुल गांधी के लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। वो चुनाव नतीजों से पहले ही केरल में कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF की जीत को लेकर काफी विश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। हम केरल में इस नए विचार यानी न्याय योजना को परखने जा रहे हैं। 72,000 रुपए सालाना लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएंगे। राहुल गांधी ने केरल में कहा था कि ये कोई परमार्थ नहीं है। हम आपको न्याय के माध्यम से पैसे नहीं दे रहे हैं, हम आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं ताकि आप पैसा खर्च कर पाएं। उन्होंने न्याय योजना को प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी, त्रिपूर्ण GST क्रियान्वयन और कोविड-19 महामारी के चलते चरमरा गई भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का एकमात्र रास्ता भी बताया। राहुल गांधी केरल के चुनाव में न्याय योजना के सहारे चुनाव जीतकर गरीबों के हित वाली योजना ला सकने में सक्षम और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेता की छवि बनाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीतने के बाद ये योजना लागू करती है तो सरकार पर कई हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इस योजना से निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस योजना के तहत केरल के हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए महीने के हिसाब से 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इस योजना में गरीब परिवार की आमदनी की सीमा 12,000 रुपए तय की गई थी। न्याय योजना के अनुसार कोई परिवार हर महीने अन्य आय के स्रोतों से 8,000 रुपए कमाता है तो उसे 4,000 रुपए मिलेंगे। इसी हिसाब से कम और ज्यादा आय का संतुलन बनाते हुए रुपए दिए जाएंगे। इस तरह परिवार की कुल आमदनी 12,000 रुपए महीने हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 में अगर कांग्रेस सरकार बनती तो इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को लाने का लक्ष्य रखा गया था। न्याय योजना लागू होने पर सरकार पर करीब 3,60,00,000 रुपए का बोझ पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम
तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।